स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे 11 से लेकर 13 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चूंकि आप जानते ही हैं कि रविवार को संस्था बंद रहती है, तो जिस दिन संडे होता है उस दिन की क्लास या तो हम प्री रिकॉर्ड करते हैं या फिर उसके अगले दिन चर्चा करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग 11, 12 और 13 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत देखा जाए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा अर्थव्यवस्था से जुड़े, विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े, खेल जगत से जुड़े, पर्यावरण से जुड़े हुए तथा उत्तर प्रदेश स्पेशल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक, देखते हैं कौन कौन सी खबर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर। सलीमा टेटे एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो एक सेकेंड सलीमा टेटे है, इनको देखा जाए एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। चर्चा की जाए तो देखा जाए सलीमा टेटे 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारत की 20 सदस्यीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनाई गई हैं। सलीमा टेटे की कप्तानी में भारत ने हाल ही में FIH नेशंस कप जीतकर FIH प्रो लीग में वापसी करी थी। यहां पर देखा जाए, आपको नाम याद रखना है, कोच कौन है। जो भारतीय महिला टीम है, भारतीय महिला हॉकी टीम, उसके कोच कौन है, इनका नाम है श्योर्ड मरीन। ठीक है, ये है श्योर्ड मरीन। तो ये है भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री 17 जुलाई को भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, ठीक, इसके बारे में पिछले 3-4 महीनों से आप सुनते आ रहे होंगे, और यहां पर देखा जाए आधिकारिक रूप से इसका शुभारंभ 17 जुलाई को किया जाएगा। चर्चा करें तो 17 जुलाई को प्रधानमंत्री भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ करेंगे, जिससे भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और कनाडा के बाद इस तकनीकी वाले देश में, जो ये तकनीकी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की जो तकनीकी है ना, उन देशों के समूह में भारत भी शामिल हो जाएगा। बात की जाए तो यह ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच में चलाई जाएगी। ये याद रखिएगा, इसका रूट जरूर याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर इस वजह से भी हो जाता है कि आप देखा जाए, जो पहली ट्रेन होती है किसी विशिष्ट उद्देश्य से चलाई जाती है, वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चाहे पहली किसान रेल हो, आपने देखा होगा पहली किसान रेल के बारे में सवाल पूछा जा चुका है 2021 UPPCS में। फिर उसके बाद में देखा जाए जो पहली फ्रूट ट्रेन थी उसके बारे में सवाल पूछा गया, या फिर जो RRTS थी उसके बारे में सवाल पूछा गया। ठीक है, वंदे भारत के बारे में सवाल पूछा गया। तो यहां पर देखा जाए जो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, अब ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके देखा जाए तो लोअर PCS में और UPPCS में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कहां से कहां तक। तो जिंद से सोनीपत हरियाणा के बीच में, और इसका जो टोटल रूट है, लंबाई कितनी है रूट की, तो 89 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें 12 स्टेशन, 10 कोच और 682 सीटें होंगी। यानी कि 12 स्टेशनों के बीच में ये संचालित की जाएगी। इसमें 10 कोच है और 682 सीटें हैं। यहां पर देखा जाए मुख्य बात यह है कि जैसे एक आम ट्रेन होती है ना, तो उसमें आगे एक इंजन लगा होता है, वो इंजन सभी डिब्बों के खींचती है। लेकिन इस जो हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत ये है कि इसमें हर डब्बा खुद में एक इंजन है। ठीक है, यानी कि हर डब्बे का बोझ खुद के ऊपर ही होगा। 10 डिब्बे टोटल, यहाँ पर 10 कोच होंगे। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल से संचालित इस ट्रेन की एकमात्र उत्सर्जन जलवाष्प होगा, इसीलिए यह शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वाली पर्यावरण अनुकूल रेल है। ठीक है, हाइड्रोजन से चलेगी और यहां पर इससे जो उत्सर्जित होगा वो क्या होगा, केवल जलवाष्प उत्सर्जित होगा। बात की जाए तो ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति होगी। और परिचालन की गति की बात कर लें तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी परिचालन गति होगी। यानी कि 1 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगा। चलिए आगे देखते हैं। केरल की सकल जन्म दर पहली बार एकल अंक में पहुंची है। यहां पर बात की जाए, जो केरल राज्य है उसकी सकल जन्म दर यानी कि जो CBR थी वो घटकर केवल सिंगल डिजिट में पहुंच गई है। ठीक है, सिंगल डिजिट में पहुंच गई है। चर्चा की जाए तो केरल की सकल जन्म दर वर्ष 2024 में घटकर 9.64 प्रति 1000 जनसंख्या हो गई है। ठीक है, जो पहली बार एकल अंक में पहुंची है। जबकि भारत का जो CBR रेट है वो कितना है, 18.3 है। ठीक है, भारत का CBR 18.3 है, जबकि जो केरल राज्य है इसका जो जन्म दर है वो देखा जाए 9.64 है। बात की जाए तो वर्ष 2024 में जीवित जन्म घटकर कितना रह गया, जो जीवित जन्म है ये घटकर 3,44,766 रह गए, जबकि 2023 में यह 3,93,231 थे। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं 2022-23 और 2023-24 में लगातार 2 वर्षों के दौरान सीबीआर में सबसे तेज वार्षिक गिरावट दर्ज हुई है, जो तेज जनसांख्यिकीय परिवर्तन का संकेत भी है। बात की जाए तो अलापूझा से सबसे कम सीबीआर 5.28 दर्ज की गई है, जबकि सकल मृत्यु दर यहां पर जो सीडीआर है ये 2024 में 8.77 रही। यानी कि जो केरल है, केरल की जो मृत्यु दर है, केरल की मृत्यु दर कितनी रही? 8.77 रही। जबकि केरल में भी सबसे जो कम सीबीआर जन्म दर जो दर्ज की गई है, कहां पर दर्ज की गई है? वो अलापूझा में दर्ज की गई। कितनी? 1000 पे 5.28। ठीक है, 1000 पे 5.28 जन्म दर यहां पर हुए। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगली खबर क्या है? चीन ने पहली बार पुनः प्रयोज्य रॉकेट बूस्टर का नियंत्रित रिकवरी किया है। बात की जाए तो चीन ने लॉन्ग मार्च 10B प्रक्षेपण यान के प्रथम प्रक्षेपण के बाद पहली बार कक्षीय श्रेणी के पुनर्प्रयोज्य रॉकेट बूस्टर की सफल नियंत्रित रिकवरी की है। प्रथम चरण के बूस्टर को समुद्र आधारित मंच पर जाल पकड़ प्रणाली के माध्यम से सुरक्षित वापस लाया गया। कुछ इस प्रकार से आप इमेज में देख सकते हैं। यहां पर बात की जाए तो यह उपलब्धि चीन की पुनर्प्रयोज्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। बात की जाए तो इससे पहले स्पेसएक्स ने 2015 में दुनिया में पहली बार कक्षीय श्रेणी के रॉकेट बूस्टर का सफल रिकवरी किया था। यानी कि पहली बार देखा जाए स्पेसएक्स, आज भी आप स्पेसएक्स के बहुत सारे वीडियोस आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या जो एक्स है उस पे आप देखते होंगे कि किस प्रकार से रॉकेट आता है। पहले तो अपना जैसे रॉकेट होता है ना, तो पुनर्प्रयोज्य रॉकेट किस प्रकार से यूज हो रहे हैं कि रॉकेट पहले आसमान में गया, जहां तक उसको रॉकेट को वो करना था, फिर वापस से देखा जाए रॉकेट आता है और वापस से आके अपनी जगह पर सेट हो जाता है। ठीक, बिना किसी हानि के, बिना किसी नुकसान के, और दोबारा से वो रॉकेट को यूज किया जा सकता है। इसी को पुनर्प्रयोज्य रॉकेट कहा जाता है। और पहली सफल रिकवरी 2015 में स्पेसएक्स के द्वारा की गई थी। और अब देखा जाए किसके द्वारा की गई है, तो पहली बार चीन के द्वारा भी ये रॉकेट बूस्टर का नियंत्रित रिकवरी किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली 7 वर्षीय परियोजना शुरू हुई है। बात की जाए तो दिल्ली सरकार और विश्व बैंक ने मिलकर स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली नामक 7 वर्षीय परियोजना शुरू की है, जिस पर 8,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 65% राशि विश्व बैंक ऋण के रूप में प्रदान करेगा। बात की जाए तो यह परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक लागू रहेगी और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों, धूल नियंत्रण, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सार्वजनिक परिवहन को इसके अंतर्गत बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बात करें, परीक्षा पूछ सकता है कि स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली 7 वर्षीय परियोजना दिल्ली सरकार किसके सहयोग से संचालित कर रही है, तो विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जाएगी, जिसके अंतर्गत टोटल 8,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 65% जो धनराशि है वो विश्व बैंक ऋण के रूप में प्रदान करेगी। और ये योजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक लागू रहेगी, जिसके अंतर्गत पुराने प्रदूषणकारी वाहन जो होंगे उनको हटाए जाएंगे, धूल नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाएगा और सार्वजनिक परिवहन जो है उनको बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, बात की जाए तो परियोजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। आधुनिक वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क भी स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परियोजना की ओरिएंटेशन कार्यशाला का शुभारंभ किया और विश्व बैंक के कंट्री हेड पॉल प्रोंसी ने वित्तीय स्वीकृति पत्र भी दिल्ली गवर्नमेंट को सौंप दिया है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया ने खेल सहयोग रोडमैप जारी किया है। जो बिग बैश लीग होता है ना, उसका आयोजन अब किया जाएगा भारत में पहली बार। बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने खेल प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल उद्योग में सहयोग बढ़ाने हेतु खेल सहयोग रोडमैप जारी किया है। ऑस्ट्रेलिया पुरुष बिग बैश लीग यानी कि जो बीबीएल होता है, जैसे भारत में आईपीएल होता है ना, उसी प्रकार से देखा जाए तो बीबीएल का आयोजन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया जाता है। इसको देखा जाए, इसका जो उद्घाटन मैच है ये दिसंबर में चेन्नई में MA चिदम्बरम स्टेडियम में मेलबॉर्न रेनगेट्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में खेला जाएगा। ठीक, एक तरीके से देखा जाए कि जैसे आईपीएल का क्रेज है ना, कि आईपीएल जब आता है तो आईपीएल की इकॉनमी आप जानते ही हैं, हजारों करोड़ रुपए की है, और उसी प्रकार से देखा जाए तो बीबीएल को प्रमोट किया जाए और इसी उद्देश्य से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेल सहयोग रोडमैप जारी किया गया है। ठीक, यहां पर देखा जाए यह भारत में आयोजित होने वाला पहला विदेशी क्रिकेट लीग मैच होगा तथा गुड डे नमस्ते उत्सव का प्रमुख आकर्षण रहेगा। चलिए बात की जाए, यह पहल भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत खेल सहयोग और
जन से जन संपर्क को सुदृढ़ भी करेगा। आगे चर्चा की जाए, भारत न्यूजीलैंड संबंध रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत हुई है। ठीक है, जो भारत न्यूजीलैंड संबंध था यह रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत हुई है। बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन, याद रखिएगा क्रिस्टोफर लक्सन, भारत न्यूजीलैंड संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखा जाए तो दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, हाइड्रोग्राफिक डेटा साझा करने, नौसैनिक लॉजिस्टिक्स तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु 10 समझौते सहित 18 परिणाम पर सहमति बनाई है। यहां पर देखा जाए तो दोनों देशों ने स्वतंत्र, मुक्त, समृद्ध हिंद प्रशांत समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता और आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की प्रतिबद्धता को दोहराया भी है। आगे बात की जाए तो खेल कार्य योजना के तहत उच्च प्रदर्शन खेल, खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा और एथलीट विकास के सहयोग पर बढ़ावा देने पर भी सहमति व्यक्त की गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर विंबलडन 2026 के बारे में चर्चा करते हैं। महिला एकल की खिताब जो है किसने जीता है, तो इनका नाम है लिंडी नेस्कोवा। ठीक है, चेक गणराज्य की रहने वाली है लिंडी नेस्कोवा। इन्होंने फाइनल में हमवतन कैरोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन 2026 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। यहां पर बात की जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि लिंडी नेस्कोवा का यह पहला ग्रैंड स्लैम है और 21 वर्ष की आयु में, इनकी एज कितनी है, 21 वर्ष है। ठीक है, 2011 के बाद देखा जाए तो 21 वर्ष की आयु में इन्होंने ये खिताब जीता। 2011 में जो विजेता थी वो भी 21 वर्ष की थी और अब देखा जाए जो लिंडी नेस्कोवा है ये भी 21 साल की है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये किस देश की निवासी है, तो चेक गणराज्य की रहने वाली है। और फाइनल में किसको पराजित किया है, तो कैरोलिना मुचोवा को पराजित किया है। ये भी चेक गणराज्य की ही थी, चेक रिपब्लिक की ही थी। अब महत्वपूर्ण किस उद्देश्य से हो जाता है, यहां पर देखा जाए यूपी पीसीएस 2023 की परीक्षा। ठीक है, 2023 की परीक्षा में विजेता तो पूछा ही, मतलब विजेता को नहीं पूछा था कि विजेता ने किसको पराजित किया। ठीक, कैरोलिना मुचोवा को पराजित किया। और 2022 में क्या पूछा था कि जो विजेता है वो किस देश की हैं। उस टाइम पर भी देखा जाए तो चेक रिपब्लिक की ही थी। ठीक है, चेक रिपब्लिक की जो विजेता थी 2022 में वो भी थी। और यहां पर देखा जाए जो लिंडी नेस्कोवा, इनका नाम आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, परीक्षा में पूछा ही जाएगा। आगे देखते हैं, देखा जाए तो मार्केट विंद्रोशोवा और बारबोरा क्रेजिकोवा, देखा जाए बारबोरा क्रेजिकोवा के बाद वह 4 वर्षों में ग्रास कोर्ट पर विंबलडन जीतने वाली तीसरी चेक रिपब्लिक की महिला है। ठीक है, यहां पर देखा जाए पुरुष एकल फाइनल में यानिक सिनर ने अपना खिताब की रक्षा के लिए अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का सामना करेंगे। अभी देखा जाए जो पुरुष एकल का खिताब है उसका फाइनल मुकाबला आज होगा, तो उसमें जो विजेता होंगे उसके बारे में हम लोग कर चर्चा करेंगे। आगे चर्चा करें, अगली खबर क्या है, सर्वेश कुसारे ने डायमंड लीग में रचा इतिहास। यहां पर बात की जाए, राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक सर्वेश कुसारे ने मोनाको डायमंड लीग में पदार्पण करते हुए 2.26 मीटर की ऊंची कूद में तीसरा स्थान हासिल किया है। वह डायमंड लीग में शीर्ष 3 में शामिल स्थान बनाने वाले पहले भारतीय ऊंची कूद खिलाड़ी तथा कुल चौथे भारतीय एथलीट बन गए हैं। यानी कि यहां पर बात की जाए जो शीर्ष 3 डायमंड लीग है ना, डायमंड लीग में शीर्ष 3 में स्थान बनाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो सर्वेश कुसारे हैं। आगे चर्चा की जाए, सर्वेश ने मुमताज एक्स बैट्सिम और जुआन हैरिसन जैसे विश्व स्तरीय खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। यहां पर देखा जाए प्रतियोगिता में अलोह डोरोसुक ने 2.23 मीटर से स्वर्ण जीता है, जबकि जैक किमानी ने 2.30 मीटर से रजत जीता है। और वहीं पर कांस्य पदक किसने जीता है, तो सर्वेश कुसारे ने जीता है। ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भी है और भारत के लिए गर्व का विषय भी है। चलिए आगे देखते हैं, हिंद महासागर में पहली बार राफ्टिंग घटना का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो राफ्टिंग की घटना होती है इसका पहली बार प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया है। वैज्ञानिकों ने जुलाई 2024 में हिंद महासागर में पहली बार राफ्टिंग यानी कि समुद्र तल के फैलने की घटना का प्रत्यक्ष अवलोकन किया है। जो समुद्र नितल प्रसरण आपने पढ़ा है ना ज्योग्राफी में, समुद्र नितल प्रसरण, ये समुद्र किस प्रकार से फैलता है, लार्वा निकलता है, धीरे धीरे फैलता रहता है। ठीक है, तो समुद्र नितल प्रसरण जो होता है उसका प्रत्यक्ष अवलोकन पहली बार किया गया है। देखा जाए तो समुद्र तल सेंसरों से पता चला कि मैग्मा की गति से समुद्र तल 4 मीटर धंसा और 1 मीटर से अधिक चौड़ा हो गया। यहां पर बात करें तो इस प्रक्रिया के दौरान 16 दिनों में लगभग 16 करोड़ घन मीटर लावा समुद्र तल पर फैला, जिससे नया महासागरीय भूपरपट्टी बनी है। यहां पर देखा जाए अधिकांश परिवर्तन तीव्र भूकंपों के बिना हुए हैं, जिससे मैग्माई प्रक्रिया की भूमिका को समझने में नई जानकारी मिली है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए जो पहली बार राफ्टिंग की घटना हुई है
वो किस महासागर में हुई है? परीक्षा में सवाल पूछ सकता है आपसे डायरेक्टली। किस महासागर में पहली बार राफ्टिंग की घटना देखी गई है, अवलोकन किया गया है? तो हिंद महासागर में। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। भारतवंशी रिद्धि चौहान बनी नेवी जूनियर रिजर्व ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स की बटालियन कमांडिंग ऑफिसर। बात की जाए तो न्यूयॉर्क के बेंजामिन एन कॉर्डोज हाई स्कूल में 17 वर्षीय भारतवंशी रिद्धि चौहान को नेवी जूनियर रिजर्व ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स यूनिट की बटालियन कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ठीक, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो बेंजामिन एन कॉर्डोजो हाई स्कूल है, यहां पर 17 वर्षीय भारतवंशी रिद्धि चौहान को देखा जाए तो नेवी जूनियर रिजर्व ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स के यूनिट बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यहां पर बात करें तो यह NJROTC प्रोग्राम का सर्वोच्च छात्र रैंक होता है, जिसके तहत 300 कैडेटों के दल का नेतृत्व किया जाता है। और यहां पर देखा जाए रिद्धि चौहान 300 जो कैंडिडेट हैं उनका नेतृत्व करेंगी। बात की जाए तो रिद्धि सप्ताह में 4 दिन सुबह 7 बजे से लेकर पहले स्कूल पहुंचकर कैडेटों के ड्रिल प्रशिक्षण भी देती है। देखा जाए तो उनका लक्ष्य भविष्य में नेवल ऑफिसर बनना है तथा उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से नेतृत्व कौशल भी विकसित किया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है रिद्धि चौहान के बारे में, बेहद महत्वपूर्ण नाम हो जाता है। खासकर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अगर कोई भारतीय मूल की महिला है, वो किसी उच्च पद पर पहुंचती है या फिर किसी जो सेना होती है किसी उच्च सैन्य पद पर पहुंचती है, तो वो नाम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर रिद्धि चौहान का नाम बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। इंश्योरेंस देखो ने सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ठीक है, तथा खुलकर खेलो अभियान शुरू किया है। यहां पर बात करें, इंश्योरेंस देखो ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर खुलकर खेलो अभियान शुरू किया है। देखा जाए तो इस अभियान का उद्देश्य बीमा सलाहकारों को व्यवसाय बढ़ाने, आय में वृद्धि करने और सूक्ष्म उद्यमी के रूप में सशक्त बनाना है। बात की जाए तो अभियान का प्रचार टेलीविजन, डिजिटल प्रसारण माध्यमों के जरिए पूरे भारत में किया जाएगा। इंश्योरेंस देखो की स्थापना कब हुई थी? ये इंश्योरेंस देखो जो है इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा गुरुग्राम में है। ठीक है, आगे चर्चा करें। BSNL ने देश के पहले सैटेलाइट फोन को लॉन्च किया है। देश का पहला सैटेलाइट फोन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? BSNL के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड ने लगभग 1.34 लाख रुपए कीमत वाला, यानी कि 1,34,000 रुपए की कीमत वाला देश का पहला सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है। देखा जाए तो यह फोन सामान्य मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर नहीं है और दूर दराज नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में भी संचार सुविधा प्रदान करता है। यहां पर देखा जाए इसका उपयोग रक्षा, समुद्री संचालन, आपदा प्रबंधन, खनन और दुर्गम क्षेत्रों में संचार के लिए किया जाएगा। यह पहल आपातकालीन संचार क्षमता को सुदृढ़ करने तथा दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, और याद रखना है कि देश का पहला सैटेलाइट फोन किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो BSNL के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे चर्चा की जाए उत्तराखंड के बारे में, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि UKPSC का एग्जाम भी आ रहा है। तो यहां पर देखा जाए ये करंट अफेयर UKPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। बात की जाए तो उत्तराखंड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास पहल के अंतर्गत देखा जाए पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया है। राज्य ने वयस्क साक्षरता के निर्धारित राष्ट्रीय मानक को पूरा कर यह उपलब्धि हासिल की है। भारत में अब पूर्ण साक्षर राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। कौन कौन? मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। यहां पर देखा जाए तो यह उपलब्धि सर्वसमावेशी शिक्षा और वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगे चर्चा करें तो भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की पहली ISS मिशन। यहां पर देखा जाए भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन 14 जुलाई 2026 को, यानी कि कल, राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए रवाना होंगे। यहां पर बात की जाए तो यह मिशन लगभग 8 महीने का होगा और इसका प्रक्षेपण सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान के माध्यम से किया जाएगा। बात करें तो प्रक्षेपण कजाकिस्तान के बैकानूर कॉस्मोड्रोम से किया जाएगा। मिशन दल में अनिल मेनन के साथ पियोत्रा दुब्रोव और अन्ना किनीना, ये दोनों कहां के हैं? ये दोनों रूस के हैं। ठीक है, तो अनिल मेनन भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और जो प्योत्रा दुब्रोव है और अन्ना किनीनन ये दोनों रूस के हैं, रसिया से हैं।
ठीक है। और ये लोग कहां पर जाएंगे, ये लोग नासा की तरफ से देखा जाए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। जेनेवा एआई शिखर सम्मेलन 2027 के बारे में चर्चा करें। यहां पर बात करें स्विट्जरलैंड के जेनेवा स्थित पाल एक्सपो में 21-22 जून 2027 को, यानी कि एक साल बाद, जेनेवा एआई शिखर सम्मेलन 2027 आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2027 में एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया जाएगा। इसको जेनेवा एआई शिखर सम्मेलन 2027 के नाम से जाना जाएगा। और कब आयोजित किया जाएगा, 21-22 जून 2027 को। यहां पर बात करें, इसकी घोषणा जुलाई 2026 में आयोजित एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट के दौरान अल्बर्ट रोस्टी ने की है। यहां पर बात करें, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, गवर्नेंस, मानव केंद्रित एआई तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, सतत विकास को सुरक्षित एआई उपयोग को बढ़ावा देना है। यहां पर देखा जाए तो यह मंच सरकारों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, शोधकर्ताओं एवं नागरिक समाज के बीच में सहयोग को सुदृढ़ कर पूर्व एआई शिखर सम्मेलनों की उपलब्धियों को आगे बढ़ाया जाना है। ठीक है, तो इस वजह से देखा जाए ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 के बारे में। अब ये जो हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 है, यहां पर देखा जाए शीर्ष 10 में एक भारतीय शहर भी शामिल है। यहां पर बात करें हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 को, 2026 में यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन को विश्व का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया। परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण देखा जाए, परीक्षा पूछेगा कि हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शीर्ष खुशहाल देश कौन सा है। ठीक है, शीर्ष खुशहाल राजधानी कौन सी है, तो यहां पर देखा जाए लंदन शीर्ष खुशहाल राजधानी घोषित की गई है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर इस सूची में 6वें स्थान पर रही और शीर्ष 10 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर भी है। ठीक है, तो शीर्ष 10 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है, जयपुर है। देखा जाए तो यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ द्वारा नागरिक जीवन, शासन, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य एवं गतिशीलता सहित 64 संकेतकों को आधार बनाकर जारी किया जाता है। जयपुर को यह उपलब्धि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्मार्ट सिटी अवसंरचना, मजबूत पर्यटन क्षेत्र के कारण प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 है, इसमें शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है, वो एकमात्र भारतीय शहर जयपुर है, जो राजस्थान की राजधानी है। और शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है, तो शीर्ष स्थान पर लंदन है। ठीक है, चलिए, और किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ के द्वारा जारी किया जाता है। अपनी अगली खबर और आज की क्लास की अंतिम खबर देखते हैं। ट्राइबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ट्राइबेक्स जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया गया है। देखते हैं, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं जुएल ओराम। इनके द्वारा 7 जुलाई 2026 को भुवनेश्वर उड़ीसा से ट्राइबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और ये जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय कला, भाषाओं, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, संवर्धन और उनका व्यापक प्रचार करना है। बात की जाए तो प्लेटफॉर्म पर 20 निःशुल्क प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, यूजीसी मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा 5000 से अधिक मल्टीमीडिया संसाधन उपलब्ध है। यहां पर देखा जाए तो यह पहल संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित की गई है और भविष्य में 100 से अधिक पाठ्यक्रम तथा 10,000 से अधिक संसाधन जोड़ने की योजना भी है। ठीक है, तो यहां पर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि जो ट्राइबेक्स है मूल रूप से जो जनजातीय व्यक्तित्व है, जनजातीय लोग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। तो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ट्राइबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कहां से लॉन्च किया गया, किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि इसको जुएल ओराम के द्वारा 7 जुलाई 2026 को भुवनेश्वर उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। नाम क्या है, ट्राइबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। उद्देश्य क्या है, तो जनजातीय कला, भाषा, संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण और उनका संवर्धन के साथ साथ में व्यापक प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसके सहयोग से विकसित किया गया है, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये इतना पॉइंट आपको परीक्षा के लिए याद रखना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अपने इस क्लास पर आधारित कुछ सवाल जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान किसे नियुक्त किया गया? भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? सविता, सलीमा टेटे, बिच्छू देवी प्रा, खरीबम या फिर नवनीत कौर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर संचालित होगी? बेहद महत्वपूर्ण सवाल, आपकी परीक्षा में एज इट इज आपसे परीक्षा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर संचालित होगी? नई दिल्ली आगरा, जयपुर अजमेर, जिंद सोनीपत या फिर लखनऊ कानपुर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है?
केरल, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर उड़ीसा। और क्वेश्चन नंबर 4 है हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में विश्व के सबसे खुशहाल शहर कौन सा घोषित किया गया है? पेरिस, सिंगापुर, लंदन या फिर टोक्यो। और अपना अंतिम सवाल देखें तो भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन अपने पहले आईएसएस मिशन के लिए किस अंतरिक्ष यान से प्रक्षेपित होंगे? क्रू ड्रैगन, आर्टेमिस 1, सुयोज MS-29 या फिर स्टार लाइनर। यहां पर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आज जितने भी सवाल पूछे गए ये सारे सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो इन सवालों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो कैसा लगता है हमारा करंट अफेयर का बता सकते हैं, फीडबैक लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो कमेंट बॉक्स है वो सभी के लिए ओपन है। आपके कुछ सुझाव हो, कुछ सलाह हो तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस क्लास की क्लास PDF PPT आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। और साथ साथ में जो बिहार स्पेशल है वो अनावरत रूप से एक वीडियो आपको मिल चुका है। अगला वीडियो आपको कल सुबह 12 बजे के आसपास वो अपलोड कर दिया जाएगा फरवरी महीने का। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।